हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे आज जो टॉपिक कवर करना है वो रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन इनको कैसे इस फिनोमेना को दिखाया गया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मुझे रिफ्लेक्शन शो करना है, तो सबसे पहले हम लोग एक मिरर बना लेते हैं। दिस इज़ अ मिरर, ठीक है। ये आपका एक्स वाई कोई मिरर है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक वेव फ्रंट बनाई, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ये नॉर्मल ड्रॉ करूंगी। दिस इज अ नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल होता है, ठीक है, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये जो इसका एंगल होगा, ठीक है, ये होगा एंगल आई, ठीक है। और इसका ये भी जो होगा, ये भी एंगल होगा आई, ठीक है। तो जब ये प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से जाती है, ठीक है, तो इसमें लाइन होंगी, प्लेन सोर्स है ये, तो इस तरह से इसकी लाइट रे होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इंसिडेंट है, आपकी जो इंसिडेंट लाइट है यहाँ पे, इसको ये जो वाली जो लास्ट वाली जो ए और बी, ये आपका वेव फ्रंट है। ये बी वाली लाइट जितने टाइम में यहां तक पहुंचेगी, ठीक है, उतने टाइम पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ये जो वेव फ्रंट बन रहा है, ठीक है, ये जो आगे जो जब इसको मिलाएंगे, ये सी को और इनको मिलाएंगे आपस में, तो ये जो वेव फ्रंट बनेगी, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट होगी। दिस इज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और रिफ्लेक्शन के बाद ये होगा एंगल आर, ठीक है। तो ये जो इनका जो वेव फ्रंट आपको बना, ये ए और ये सी, ठीक है। तो यहां हम लोग ये कह सकते हैं, किस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। कंसीडर अ प्लेन मिरर एक्स वाई एंड अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी इज इंसिडेंट ऑन द मिरर, ठीक है। तो ये ए बी आपका प्लेन वेव फ्रंट है, ए बी इज इंसिडेंट ऑन द मिरर एट एन एंगल आई, ठीक है। ये एंगल आपका है आई, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, इन द टाइम द रे फ्रॉम बी reaches the point C in the same given time, the ray from A reflected to point D. Now according to Huygens principle, CD represent secondary wave front, ठीक है। तो प्लेन मिरर से ये जो वेव फ्रंट आपकी निकलेगी, प्लेन मिरर से जो आपकी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, वो भी प्लेन होती है, ठीक है। तो प्लेन वेव फ्रंट से आपकी प्लेन वेव फ्रंट निकल रही है, सेकेंडरी वेव फ्रंट भी आपकी प्लेन होगी यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं कि ये जो एंगल, अच्छा इनके जो, जैसे कि यहाँ पे अगर जितने टाइम पे ये गई, अच्छा ये रे की स्पीड क्या होती है, वो सी होती है। अब सपोज इसको टाइम लगा टी, तो ये डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल की, ये जो इतने इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, उतनी ही इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये दोनों जो डिस्टेंस होगी वो सी टी होंगी, ठीक है। अब हम लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं, स्पीड इज इक्वल टू, मुझे पता रे की स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डी बाई टी, ठीक है। सी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टी, तो डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू सी डी। तो ये ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये डिस्टेंस दोनों जो हैं आपकी बराबर होंगी। अब हम लोग ट्रायंगल्स को कंसिडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इनको निकाल, इनमें हम लोग ये बताते हैं कि ए सी तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, दिस इज कॉमन, और एंगल बी और एंगल डी, ये है आपका एंगल बी, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और ये होता है आपका एंगल डी, ये दोनों है परपेंडिकुलर, तो एंगल बी और एंगल डी आपके होंगे 90 डिग्री ईच। और बी सी इज इक्वल टू ए डी, या आपकी सी टी, क्योंकि वे रे की स्पीड से उसे आप लोग डिस्टेंस निकालें, तो ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए बी सी, ये RHS से होगा आपका प्रूफ, ठीक है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये आपका प्रूफ हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि हमने इससे वेव ऑप्टिक्स से भी इसको प्रूव कर दिया। दिस प्रूव्स
लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। सेकेंड टॉपिक मेरा क्या है, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के थ्रू हमने रिफ्रैक्शन कैसे शो किया। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को इसमें दो मीडियम लेने हैं, ठीक है। दो मीडियम किस तरह से हम लोग लेंगे, इसका है मीडियम μ1, इसका है मीडियम μ2। यहाँ से आपकी कोई रे आ रही है, ये आपका नॉर्मल है, यहाँ से आपकी कोई रे आ रही है, ये इसका एंगल है इंसिडेंस, ठीक है। तो ये जब यहाँ से देखिए, जब ये दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ पे ये μ2 है, वो बड़ा है μ1 से, तो ये आपका μ2 डेंसर मीडियम हो गया। तो ये जो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होगी, ठीक है, और ये आपकी है प्लेन वेव फ्रंट, ये आपकी प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। तो जितने टाइम पे ये जो आपकी प्लेन वेव फ्रंट है ए बी, ठीक है, ये रे रिफ्लेक्शन होने के बाद इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से रे आ रही है आपकी, ये जब तक यहाँ पहुँचेगी तब तक ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो जब इन दोनों को हम लोग आपस में मिलाएंगे सी और डी, ये आपकी होगी सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होगा आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये आपका दूसरा मीडियम है यहाँ पे, और ये आपकी सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब हम लोग इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। कंसीडर अ प्लेन सरफेस xy which separate two medium of refractive index μ1 and μ2 such that μ1 is less than μ2. A plane wave front AB is incident on the surface at angle I, and in the ray from B reaches the point C, the ray from A reaches the point D. After bending towards the normal, according to Huygens principle, CD represent सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे इसका रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसका रे टाइम देखिए, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये भी चूंकि वो एंगल आई है आप तो ये भी एंगल आई हो जाएगा। अब देखिए जितना टाइम में ये जिस स्पीड से ये जाएगी उसी स्पीड से ये जाएगी, ठीक है। नहीं इस यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसके देखिए सेम मीडियम में है, तो यहाँ पे होगा v1t, टाइम तो नहीं लगने वाला है। यहाँ पे देखिए दूसरा मीडियम है, तो यहाँ पे होगा v2t, इनकी डिस्टेंस दोनों की अलग होगी और ये परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये आपकी सेकेंडरी वेव फ्रंट है, तो ये भी परपेंडिकुलर होगी, ये भी परपेंडिकुलर होगी जो प्लेन वेव फ्रंट से आपकी आ रही है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि डेरिवेशन हम लोग कैसे करना है आगे कंप्लीट। इन ट्रायंगल ABC साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो v1t अपॉन AC, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पे साइन आर देख लेते हैं, साइन आर क्या होगा, यहाँ पे साइन आर होगा आपका v2t एंड हाइपोटेन्यूज DC। यहाँ पे एंगल R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AD अपॉन AC। साइन R इज इक्वल टू v2t अपॉन AC, ठीक है, क्योंकि वो दोनों आपके बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू v1t अपॉन AC अपॉन v2t अपॉन AC, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा v1 अपॉन v2। अब मुझे पता है कि इसका म्यू का रिलेशन इसमें क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू
c बाई वी, तो μ1 इज इक्वल टू सी बाई वी1 और μ2 होगा आपका c बाई वी2। यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू कर लेते हैं, c बाई μ1 साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू c बाई μ1 अपॉन c बाई μ2। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, यही आपका होता है स्नेल्स लॉ। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 विच प्रूव्स स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, बिहेवियर ऑफ लेंस, बिहेवियर ऑफ लेंस। ठीक है, तो ये आपका कोई कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपकी कोई प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, तो प्लेन वेव फ्रंट से ये सीधे लाइट रे निकलती हैं, तो ये लाइट रे से निकल रही हैं और ये यहाँ पे जाकर के सीधे कन्वर्ज हो रही हैं। तो प्लेन वेव फ्रंट से ये जो बन रही है आपकी सेकेंडरी वेव फ्रंट बन रही है। ठीक है, ये यहाँ पे कन्वर्ज होंगी जाकर के, लेंस से आपकी कन्वर्ज हो जाएंगी। तो ये थी आपकी प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट, और ये है आपकी यहाँ पे ये जो वेव फ्रंट बन रही है कन्वर्जिंग स्फेरिकल। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट से स्फेरिकल वेव फ्रंट आपकी बन रही है। अब हम लोग बात करते हैं बिहेवियर ऑफ कॉनकेव मिरर, बिहेवियर ऑफ मिरर। ठीक है, तो ये आपका कोई कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका कोई है प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, इससे आपकी लाइट, देखिए लाइट रे कुछ इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट में इस तरह से आती हैं, तो ये अंदर जाएंगी। ठीक है, ये अंदर जाएंगी और ये यहाँ पे अंदर आके कन्वर्ज हो जाएंगी, ये आपके अंदर आके कन्वर्ज हो जाएंगी। तो ये जो यहाँ से बनेगी, ये थी आपकी प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, और यहाँ पे बनेगी आपकी कन्वर्जिंग विच इज स्फेरिकल। यहाँ पे ये जो वेव फ्रंट आपकी बनी कन्वर्जिंग स्फेरिकल, कन्वर्जिंग और स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब हम बिहेवियर ऑफ प्रिज्म देख लेते हैं इसमें, बिहेवियर ऑफ प्रिज्म। ये कोई आपका प्रिज्म है। ठीक है, यह आपकी कोई प्लेन वेव फ्रंट है, इससे लाइट रे कुछ इस तरह से आती है। ठीक है, तो ये इस प्रिज्म को जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा वो ही वहीं का डेविएशन सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ट्रैवल तो यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो इसका डेविएशन जो होगा, जब हम लोग यहाँ पे इसका डेविएशन दिखाएंगे तो इसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो जब इनको हम लोग मिलाएंगे आपस में, ठीक है, तो ये जो बनेगी यहाँ पे बनेगी प्लेन वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये बनेगी आपकी सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये थी आपकी प्लेन वेव फ्रंट, जैसे ये आपकी प्लेन वेव फ्रंट, उधर थी आपकी सेकेंडरी, और ये होगी आपकी प्लेन। यहाँ पे प्लेन से प्लेन वेव फ्रंट बन रही है आपकी। ठीक है, इसका हम लोगों ने ये पूरा फिगर इसका देख लिया प्रिज्म का कैसे बनेगा। ये हमारी प्लेन वेव फ्रंट हम लोग इसमें गिराएंगे और इसके बाद इसमें प्लेन वेव फ्रंट ही बनेगी जब हम लोग इसको ऑब्टेन करेंगे बाद में। अब हम लोग इसमें अगला टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव में क्या होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मुझे देखनी है यहाँ पे, अगर सपोज ये कोई आपकी वेव है, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रो। वेव इस फॉर्म में ही आगे बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें एक दूसरी वेव को सुपर इम्पोज कराया, ये आपकी सेकेंडरी वेव है। जब मैंने इनको सुपर इम्पोज कराया तो क्या हुआ, क्या इसका फाइनल जो रिजल्टेंट बना वो थोड़ा सा इसका एम्पलीट्यूड इसमें बढ़ जाएगा, इस तरह से इसकी वेव मिलेगी, ये होगा इसका रिजल्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये आपका पहला था सुपर इम्पोज। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आपकी कोई वेव है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रो है, इस तरह से वेव है यहाँ पे क्रेस्ट और ये है आपका ट्रो। ठीक है, इसके साथ मैंने एक वेव सुपर इम्पोज की, इसमें क्या किया, क्रेस्ट के नीचे ट्रो आ रहा था, ट्रो के ऊपर क्रेस्ट आ रहा, तो इसका जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो रिजल्टेंट आपको कुछ प्लेन मिलेगा। ये आपका
इस तरह से मिलेगा, दिस इज द रिजल्टेंट वे। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ जाएगा, इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट, जस्ट अ मिनट, जब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आएगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ जाएगा, और जब क्रेस्ट के नीचे ट्रू आएगा तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट आपका घट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स, व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम, the resultant displacement at any point is equal to vector sum of displacement due to individual wave, अब अगर आप वेक्टर सम मिल करेंगे तो आपको पूरा इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट इसका कैसे मिलेगा, वाई वेक्टर इज इक्वल टू, ये आपकी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, अगर आप इसका वेक्टर सम करेंगे तो आपको इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने इसका क्या किया, इसमें देखिए फेज उल्टा हो, जब क्रेस्ट के नीचे ट्रू आया तो इसका फेज चेंज हो गया। ठीक है, तो हमने इसको वेक्टोरिकली अगर ऐड करेंगे ना तो इसका जो है रिजल्टेंट कुछ इस तरह से प्लेन मिलेगा हमको। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे की थ्योरी लिख लेते हैं, क्रेस्ट ऑफ वन वेव, नेक्स्ट इज इफ crest of one wave falls over the crest of another, their displacement gets added, while if crest of one wave, crest of one wave falls over the trough of another, their displacement gets subtracted। अब हम लोग देखिए, जब मैंने सुपर पोजिशन आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस कराने के लिए, इंटरफेरेंस मुझे पैटर्न कब मिलता है, सबसे पहले तो इसके लिए टू वेव्स चाहिए, टू वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस इनका कांस्टेंट होना चाहिए, फेज डिफरेंस, इंटरफेरेंस कराने के लिए फेज डिफरेंस इसका कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, सपोज अगर कोई आपकी एक वेव है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, इसका फेज डिफरेंस φ1 है। ठीक है, और y दूसरी वेव जो है आपकी a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये है आपका फेज φ2, तो φ2 माइनस φ1 आपका होना चाहिए ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, φ2 माइनस φ1 इज इक्वल टू π/2, विच शुड बी कांस्टेंट। इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी और सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगे, सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगे, और कोहेरेंट सोर्स होंगे, कोहेरेंट सोर्स इंटरफेरेंस कराने के लिए। ठीक है, इसमें कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। ठीक है, उनकी डायरेक्शन सेम होने चाहिए, उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अच्छा, होगा क्या, जब ये दोनों, जब ये टू वेव्स आपस में जब सुपर इम्पोज करेंगे तो होगा क्या, कभी क्रेस्ट के ऊपर ट्रो आएगा, कभी ट्रो के ऊपर क्रेस्ट आएगा, कुछ इस तरह से इसका पैटर्न बनेगा कि सुपर इम्पोज में होगा क्या, व्हेन सुपर इम्पोज इंटेंसिटी ऑफ लाइट गेट्स redistributed become maximum at some point and minimum at other। ठीक है, इसमें दो तरीके के फ्रिंजेस मतलब पैटर्न आपको मिलेंगे। व्हेन टू लाइट वेव, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इंटरफेरेंस के थ्योरी में आप लोगों को क्या लिखना है, व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ
when two light waves of same frequency and having constant or zero phase difference कोहेरेंट सोर्स होंगे, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन superimpose each other, the intensity of light in the region of superposition gets redistributed, become maximum at some point, at minimum at other. This phenomena is called interference of light. ठीक है, दो लाइट वेव्स होंगी आपके, उनकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी, उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है, और ट्रैवलिंग सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। जब आपस में सुपर इम्पोज हो जाएंगे, ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहीं पे उसकी ज़्यादा होगी इंटेंसिटी, कहीं पे कम हो गई। तो इस तरह का जो पैटर्न आपको देखने को मिलता है, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में देख लेते हैं, ये कैसे एक्सपेरिमेंट में कैसे पैटर्न ऑब्टेन किए गए। तो नेक्स्ट टॉपिक इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था? जैसे ये आपका सपोज कोई सोर्स है, ये आपका सोर्स है, इसे क्रेस्ट और ट्रो के फॉर्म में वेव निकल रही है, ठीक है, क्रेस्ट और ट्रो के फॉर्म में। अब यहाँ पे आपने एक जो है आपने स्क्रीन लगाई, उसमें एक स्लिट आपने होल किया, फिर आपने दूसरी स्क्रीन यहाँ पे लगाई, ठीक है, इसमें आपने 2 होल किए, ये आपके 2 हैं, ये स्लिट 1, ये स्लिट 2, ठीक है, और ये था आपका S, यहाँ पे एक सिंगल स्लिट थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका कोहेरेंट, ये आपका सोर्स था, तो ये S1 और S2 इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से जो पैटर्न आपको मिल, जब यहाँ से रे आपकी निकली बाहर, जब आपकी वेवफ्रंट निकली, तो जब मैंने इसको स्क्रीन पे देखा, तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये इसके सेंटर पे कुछ ब्राइट, कुछ डार्क, इस तरह से इसके इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखने को मिल रही थी इसकी। ये आपने स्क्रीन पे इसका पैटर्न देखा, दिस इज द स्क्रीन यू हैव ऑब्टेन, ये इसका सेंटर था, दिस इज द सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो डी, स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग डी बोलते हैं, और जो स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है स्मॉल डी, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी होती है? 1 मीटर से 2 मीटर तक होती है, और जो स्मॉल डी की वैल्यू होती है 2 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर, विच इज 2 mm टू 3 mm तक, 0.2 mm टू 0.3 mm तक। अब यहाँ पे डी हम लोग लिख लेते हैं कि क्या होता है। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, और कैपिटल डी स्क्रीन डिस्टेंस, उनकी स्क्रीन डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं, अगर आपका कोई सोर्स है, अब हम लोग इसका एक्चुअली रे डायग्राम टाइप का बनाते हैं। रे डायग्राम नहीं होगा इसमें, एक्चुअली वेव किस तरह से निकलेगी। सपोज ये आपका कोई सोर्स है, यहाँ से जब आपकी, देखिए ये आपकी पहली स्लिट थी, फिर ये मैंने इसमें जो है ये 2 स्लिट थी, यहाँ पे, यहाँ से कुछ इस तरह से पैटर्न बनेंगे, क्रेस्ट ट्रो, क्रेस्ट ट्रो, क्रेस्ट ट्रो, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेंगे, ठीक है। फिर यहां से आपके जो आगे पैटर्न बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, यहां पे क्रेस्ट ट्रो, क्रेस्ट ट्रो, क्रेस्ट, इस तरह से यहां पे भी निकलेंगे, क्रेस्ट ट्रो, क्रेस्ट ट्रो, क्रेस्ट ट्रो, इस तरह से कुछ इसके पैटर्न मिलेंगे। और फिर ये जो, अच्छा ये जो 2 स्क्रीन है, यहाँ पे जो मैंने अगली स्क्रीन, मुझे इसका पैटर्न देखना है, ये आपकी होगी स्क्रीन,
ठीक है। यहाँ पे ये जो आपकी थी स्लिट S1, ये थी S2, ये आपका एक सोर्स था। तो यहाँ पे जो फ्रिंजेस आपकी बनेगी ये थी, यहाँ पे आपके जो बीच में बनेगी फ्रिंजेस आपकी, ये होगी ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। फिर उसके बाद बनेगी ऊपर डार्क बनेगी, ये डार्क होगी, फिर ब्राइट बनेगी, फिर डार्क बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी, इस तरह से नीचे बनेगी। ये यहाँ पे नीचे डार्क बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी, फिर डार्क बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी, इस तरह से। ये होगी आपकी डार्क फ्रिंज। सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ठीक है, ये आपकी होगी डार्क फ्रिंज। इस तरह से ये अल्टरनेट फॉर्म में आपकी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस एक उसमें पैटर्न में मिल जाती हैं, ठीक है। तो द अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे लिख सकते हैं द अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। आपको स्क्रीन में जो है अल्टरनेट वे में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिल जाएंगे। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड, experimentally it is found that of I is proportional to a square, ठीक है। ये आपको एक्सपेरिमेंटली इसमें फाउंड है। व्हेन क्रेस्ट ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव falls over the crest of another, their displacements gets added and amplitude become maximum and intensity of light is maximum and the type of interference is called constructive interference, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, देखिए ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में लिख रहा है। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है, ठीक है। व्हेन crest of one wave falls over the trough of another, their displacements gets subtracted and amplitude become minimum and intensity is minimum, and this type of interference is called destructive interference. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका अगला जो पार्ट होगा वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसका जो भी डेरिवेशन है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।